हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67वीं बीपीएससी 2021 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, उसका आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया हुआ है। उसमें हम लोगों ने टोटल 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। 120 से आगे यानी कि 121 से आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, टोटल 3 पार्ट में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1 से लेकर के 120 तक के जो प्रश्न हैं उनको हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया हुआ। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेंगे। टोटल 3 पार्ट में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। देखिए, 121 नंबर प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, यहाँ पूछ लिया गया है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो राइट आंसर इसका एनी बेसेंट हो जाता, लेकिन यहाँ प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। देखिए, सरोजनी नायडू जो हैं, इन्होंने 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। फ्रेंड्स, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बांकीपुर में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने की थी और इस अधिवेशन में एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांकीपुर। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123 नंबर की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है। कई बार ये पुस्तक पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की पुस्तक तो याद रखेंगे अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद अगर हम RC दत्त की पुस्तक की बात करते हैं तो याद रखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 124 नंबर। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। सेशन जब समाप्त होगा तो इसे आप शेयर भी कर देंगे। देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की जो है स्थापना की थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार प्रसार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने ही कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। देखिए, प्रश्न कह रहा है 125 में ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए, प्रश्न पूछा गया कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था। तो राइट आंसर आपको पता है, ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 126 नंबर कि निम्न में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है लागू किया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है कब कब पूछे गए हैं। नीचे आपको लिखा मिलेगा कि प्रश्न कब पूछे गए हैं। देखिए, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे। देखिए, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, उसके बाद व्योमस बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता जो थे ये शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। तो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था। यहाँ से थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ पर आप उग्रपंथी बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा इसमें से उग्रपंथी नहीं था।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है ये 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्लियर, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन का जो वार्ता हुआ था। इसका अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया था। तो ये कई अवसर पर अंग्रेज की सहायता भी करते थे और उनका विरोध भी करते थे। ये कहा था किसने? तो रजनी पाम दत्त ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 131 नंबर। देखिए प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। तो इनके प्रभाव के अधीन कब आया था? तो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ गया। गर्म दल का नेतृत्व जो प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पॉल थे तथा अरविंद घोष थे। ठीक है, इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो ध्यान रखेंगे 1906 के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे जब। देखिए फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक को किसी एक घटना के लिए नहीं बल्कि अनेक उनकी राष्ट्रीय कार्यों के लिए लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 133 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल से संबंधित इसमें से थे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये चार नाम जो है याद रखेंगे। ये कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से आप यहाँ पर सुन लेंगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ था। 15 अगस्त 1906 को जो है सदगुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को सदगुरुदास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 135 कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, यानी कि गर्म दल के नेता के तौर पर जाना जाता था? तो देखिए राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एमजी रानाडे, तो देखिए एमजी रानाडे जो थे ये एक समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये कौन थे? तो ये कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 137 नंबर कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर कि अभिनव भारत में कौन संबंधित है?
अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभिनव भारत की स्थापना जो है ये 1904 में किया गया था। किसके द्वारा? तो वी डी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वी डी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की गई थी। ठीक है, मित्र मेला की स्थापना पूछा जाता है, मित्र मेला की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? तो 1899 ईस्वी में। और यही संस्था 1904 में जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई, मित्र मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1908 में। देखिए 30 अप्रैल 1908 को, ध्यान रखेंगे 30 अप्रैल 1908 को जो है 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्यपूर्ण से राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी थे, उन्हीं की पत्नी एवं पुत्री इसमें मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसमें से राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो नहीं था यह था द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाकी इसका अतिरिक्त आप देख रहे हैं बंगाली, द हिंदू, द महरत्ता, ये जो थी फ्रेंड्स यह समाचार पत्र जो थी राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। अगला प्रश्न है 141 नंबर की क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? नहीं पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार का इतिहास कवर किया हुआ है, बिहार के इतिहास को एक ही वीडियो में हमने कवर किया। उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास को भी हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। फिजिक्स को हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ, और एक वीडियो हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 1 कवर किया हुआ। तो टोटल देख लीजिए, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 5 वीडियोज़ को कवर किया हुआ है। सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लेंगे। तो देखिए 141 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। और फ्रेंड्स देखिए, महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, आपको पता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, तो यहाँ देखिए संध्या, युगांतर और गद्दर, ठीक है, इनकी जो है ये जो पत्रिका थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नामों के सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्रम से आपको बताना है। तो देखिए द हिंदू सबसे पहले आपका पूछा गया है, तो द हिंदू हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी तो बाल गंगाधर तिलक। बंगाली तो इसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के संपादक थे गंगा प्रसाद वर्मा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग सुधारक, तो सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में ये बिल्कुल जो है सही दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर के रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर के रहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूँगा। तिलक जो थे ये राजनैतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः जो है कांग्रेस में वापसी हुई थी। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, लेकिन इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यानपूर्वक उसको जरूर सुनेंगे। देखिए 144 नंबर है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, किसने कहा था? तो देखिए ये प्रश्न जो है फ्रिक्वेंटली पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की क्रांति की जननी जो है किससे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किससे कहा गया है? तो ये कहा गया है फ्रेंड्स मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा याद रखेंगे 22 अगस्त 1907, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 22 अगस्त 1907, ये डेट और सन आप दोनों याद रखेंगे। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो लोग नए हैं उन लोग समझ जाएंगे, जर्मनी के स्टुटगार्ट। ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यहाँ जर्मनी के
स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ फहराया गया यह झंडा कोलकाता झंडे का परिवर्तित रूप था और इन्हें ही यानी कि मैडम भीखाजी कामा को ही भारतीय क्रांति की माँ यानी कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 1900 यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 146 में कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो अभी आपको मैंने बताया कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टुटगार्ट में। देखिए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो देखिए फरवरी 1905 में, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की हुई थी। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, बंग भंग के बाद जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखेंगे ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को, कहीं आपको 19 जुलाई भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दी और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। इसमें जो है ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर के प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी हुआ था। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर इसका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए इसको रद्द जो किया गया था दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को, ध्यान रखेंगे 12 दिसंबर 1911 को जो इंग्लैंड के सम्राट थे, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही साथ उसने कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा की थी और अंततः भारत की राजधानी दिल्ली जो है 1912 में बनी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर की अगर बात करें तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, जो गर्म दल थे और नरम दल थे, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था। तो देखिए W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, W. हंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 154 नंबर कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो देखिए HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह 1924 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कब किया गया था, 1924 में। वहीं अगर आपसे HSRA पूछ लिया जाता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। दोनों तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कहीं आपको 20 जुलाई 1905 में मिल जाएगा। देखिए यहाँ 20 जुलाई नहीं दिया गया, यहाँ 19 जुलाई दिया गया है
और फ्रेंड्स 19 जुलाई को ही बीपीएससी के द्वारा सही आंसर माना भी गया है। तो ये आप डिसाइड कर लेंगे कि आप 19 जुलाई लगाएंगे या फिर 20 जुलाई लगाएंगे। यहाँ बीपीएससी के द्वारा 19 जुलाई आंसर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। तो कर्जन वायली की हत्या के आरोप में जो मृत्युदंड दिया गया था वो दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्जन वायली की हत्या इन्होंने 1 जुलाई 1909 में जो है लंदन में कर दिया था। किसने? तो मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दी थी कर्जन वायली को। 17 अगस्त 1909 को 17 अगस्त 1909 को जो है मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई थी। मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर 17 अगस्त 1909 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के आधार बनी थी और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स सेशन जब समाप्त होगा तो इसे आप शेयर भी जरूर कर देंगे। देखिए न्यू लैंप्स फॉर वर्ल्ड लेखक श्रृंखला जो कि 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने अपने लेख श्रृंखला न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 देखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी। अच्छा देखिए अभी हाल ही में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो है इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा चेंज कर दिया गया है। इसका नाम रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। देखिए अक्टूबर 1924 में यहाँ फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ सशिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को ठीक है लखनऊ से सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर जो थी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन 8 डाउन, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 डाउन यानी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाना लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसको काकोरी षड्यंत्र से नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, ठीक है। और देखिए इसमें से जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी की सजा दी गई थी। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फ्रेंड्स। देखिए काकोरी कांड के बाद जो पुलिस के द्वारा जो दमन चक्र चलाया गया था इसके फलस्वरूप जो HRA था यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, इसके जो नेता थे अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया है आपको कि कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, सशिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। तो क्या हुआ था कि काकोरी कांड में ये लोग सम्मिलित थे। उसके बाद पुलिस के द्वारा जो है दमन चक्र जो चलाया गया था उसके बाद यह पूरी तरह से संस्था जो है समाप्त हो गई थी और बाद में फिर से यह संस्था जो है HRSA के नाम से खड़ा किया गया था, ठीक है। तो देखिए इसको पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया गया था और देखिए किसके नेतृत्व में? तो ये हुआ था चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। और किसने किया था? तो नाम याद रखेंगे, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह शामिल थे, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो है HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा था। तो राइट आंसर इसमें देखिए भगत सिंह का नाम है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये प्रश्न जो है इस बार भी पूछा गया था बीपीएससी में, लेकिन इसका आंसर इस बार दिया गया था इनमें से कोई नहीं। लेकिन उस समय जब ये पूछा गया था तो वहाँ देखिए ऑप्शन ई अवेलेबल नहीं था
और देखिए इस बार ऑप्शन ई तो था, इसलिए ऑप्शन ई दिया गया था। कारण सुन लीजिए, एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। देखिए ये जो गज़ल की पंक्तियां हैं शायर बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई। यहाँ पूछा गया है कि किसने लिखा है, इसको लिखा किसने है, बिस्मिल अजीमाबादी ने इसको लिखा है। और फ्रेंड्स इसको गा करके जो है प्रसिद्ध किसने बनाया है, तो इसको गा करके प्रसिद्ध बनाया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। लेकिन प्रश्न में तो पूछा गया है किसने लिखा है, देखिए आगे आपको मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया प्रश्न है 66वीं बीपीएससी में, कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, यह गजल उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सब्बाह में ये छपी थी। ठीक है, किस पत्रिका में, सब्बाह में छपी थी। और इसको गा करके राम प्रसाद बिस्मिल ने पॉपुलर बनाया था। लेकिन लिखा था किसने, तो लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था और इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था। तो भगत सिंह जो है आंसर दिया गया है। अगर ऑप्शन ई रहता तो निश्चित ही यहाँ पूछा गया कि नारा किसने दिया है, तो नारा तो दिया भगत सिंह ने, भगत सिंह ने इसको नारा के रूप में बनाया है। लिखा अगर पूछा जाता कि किसने इसकी रचना की है, तो ये इकबाल हो जाता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, इनको जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। अच्छा, भगत सिंह की जन्म जो है 1907 में हुई थी, ये तो आपको पता है। और इन्होंने पूछा गया प्रश्न में कि असेंबली में जो बम फेंकने के समय उनकी उम्र कब थी। तो इन्होंने असेंबली में बम कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को। तो देखिए 21 वर्ष से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा हो रहा है, तो राइट आंसर 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति थी। तो देखिए अनुशीलन समिति जो थी यह थी एक क्रांतिकारी संगठन। यह किस प्रकार की संगठन थी, तो यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है ये किसने बनाई थी। तो देखिए चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से जो प्रसिद्ध थे सूर्य सेन ने ही इनको आयोजित किया था। और सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, ध्यान रखेंगे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। किसने, सूर्य सेन ने बंगाल में किया था। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर। प्रीतिलता वाडेकर का नाम पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रीतिलता जो वाडेकर थी ये संबंधित थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से। ठीक है, जिसकी स्थापना सूर्य सेन ने किया था। उसके बाद बात करें तो गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता तथा टेगराबल ये लोग प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA अभी मैंने बताया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को ध्यान रखेंगे, 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर मुकदमा चला करके 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी गई थी। तो राइट आंसर सूर्य सेन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 168 नंबर है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका प्रतिपादन जो है किया था किसने, तो राइट आंसर अरविंद घोष हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। तो पुस्तक का नाम ही याद रखेंगे, वंदे मातरम। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अच्छा, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका स्थापना 1913 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो ये क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 170 का अगर बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा।
तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वहीं पूछ लिया गया है फिर से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी चित्तरंजन दास पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है इसको किसने लिखा? इसको लिखा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 175 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ध्यान रखेंगे 1906 में कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता जो है यह दादा भाई नौरोजी ने किया था, और कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की थी। तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यहाँ देख लीजिएगा, अगर अभी ये प्रश्न पूछा जाता तो राइट आंसर देखिए यहाँ नवाब सलीमुल्लाह भी है और यहाँ आगा खां भी दिया गया है। तो अब अगर पूछा जाता तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होता। लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न अगर पूछा जाता है जहां आपको 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं होते हैं और इसमें सलीमुल्लाह खां का भी नाम रहता है, आगा खां भी नाम रहता है और मोहसिन उल मुल्क भी नाम रहता है, मोहसिन उल मुल्क, तो आप वरीयता के क्रम पर लगाएंगे। इसमें से अगर सही आंसर अगर हमको चुनना है तो हम चुनेंगे नवाब सलीमुल्लाह खां को। ठीक है, पहला प्रेफरेंस हम देंगे नवाब सलीमुल्लाह खां को, दूसरा आगा खां को देंगे, तीसरा देंगे मोहसिन उल मुल्क को। सुन लीजिए, देखिए अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में जो है मुस्लिमों के शिमला प्रतिबंधन मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित का संरक्षण करना है। इसी विचार के अनुरूप ढाका में जो अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन का जो दिसंबर 1906 में सम्मेलन हुआ था उसी की अध्यक्षता करते हुए इन्होंने संयोजक ढाका में जो नवाब सलीमुल्लाह खान थे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो अगर इसमें से चारों में से चुनना है तो हम नवाब सलीमुल्लाह खां को चुनेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, लेकिन अब तो ऑप्शन ई आपके पास अवेलेबल है तो आप एक से ज़्यादा लगाइएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में नाम आते हैं तो एक से ज़्यादा लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो देखिए राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग की गई थी इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए 1906 में जो आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था और शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकाय में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। और इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा था कि उसे राजनीतिक अधिकारों और हितों के बारे में जो है भारत की रक्षा की जाएगी। मुसलमानों के बारे में कहा था कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस अधिवेशन में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ था? तो ये था 1909 का मार्लियामेंटो, आपको याद होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 179 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो यहाँ राइट आंसर की बात करें तो टी.एस. अल्कॉट हो जाएगा। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि एम सुब्रमण्यम अय्यर, तो देखिए फ्रेंड्स एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग के आंदोलन में स्थापना से संबंधित थे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो ये था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? अच्छा, ये जो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग है इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सैडलर शिक्षा से संबंधित आयोग था और वर्ष 1917 में सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, डॉक्टर M.E. सैडलर, M.E. सैडलर। ठीक है, सैडलर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 में, ध्यान देंगे, वर्ष 1904 में
विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की थी। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय जो है ये पास किया गया था। तो इन्होंने इसकी निंदा की थी और यह भी बताया था कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर ध्यान रखेंगे कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है यह 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उस समय चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि होम रूल जो थी भारत में स्वतंत्रता संग्राम में, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि। अब क्योंकि में यहाँ देख लीजिए ऑप्शन आपको 4 ही हैं, ऑप्शन देख करके आप आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर है कि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन जो शुरू हुआ था, यह आंदोलन जो था यह स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बंगाल विभाजन के बारे में चर्चा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे ये प्यारेलाल थे, प्यारेलाल थे, ध्यान रखेंगे। और नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर, सुशीला नैयर जो थी ये महात्मा गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक भी थी। प्यारेलाल महात्मा गांधी के डांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था। तो भारत में इनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ये अफ्रीका से भारत जो है यह लौटे कब थे, तो 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो गांधी जी ने जो है फ्रेंड्स, इनकी अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। कहाँ, पोरबंदर में। और इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी, अल्फ्रेड हाई स्कूल से। उसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। फिर उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। इसमें से राइट आंसर देखिए यहाँ पर श्यामल दास कॉलेज भावनगर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो पहला आंदोलन इनका चंपारण सत्याग्रह था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए बी दे दिया गया है, ए होना चाहिए, ये ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो बिहार वाला जो हम लोगों ने बिहार स्पेशल इतिहास कवर किया हुआ है उसमें भी ये सब प्रश्न था। तो ये थे कौन, तो राजकुमार शुक्ल जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन्होंने गांधी जी से मुलाकात कहाँ की थी। तो इन्होंने गांधी जी से मुलाकात किया था 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहीं पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो बिहार में ये चंपारण में 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। देखिए फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो ये चंपारण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो राष्ट्रीय नेता तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी ही थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना है। तो यह रचना जो है किसकी है, नील दर्पण। तो फ्रेंड्स ये रचना जो है यह है दीनबंधु मित्र की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो प्रत्यक्ष रूप से भाग इन्होंने नहीं लिया था वायकम सत्याग्रह में। वायकम सत्याग्रह जो है यह 1924-25 में जो है त्रावणकोर में हुआ था। कहाँ पे, त्रावणकोर में। और ये जो मंदिर प्रवेश में सत्याग्रही जो थे इन्हीं के जो है प्रत्यक्ष रूप से इसमें जो है भाग नहीं लिया था। ये जो गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ये था एक्चुअली क्या था कि मंदिर प्रवेश में वहाँ छुआछूत को लेकर के एक प्रथा चल रही थी, इसे से संबंधित यह सत्याग्रह था, वायकम सत्याग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो देखिए राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स एंड्रूज, जिनको कि दीनबंधु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए दीनबंधु की उपाधि जो है इनको गांधी जी ने दिया था गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए। क्लियर। और फ्रेंड्स ये जो CF एंड्रूज थे
इन्होंने 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के ये अध्यक्ष भी रहे थे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय का उद्देश्य है कि जो गरीब में सबसे गरीब हैं उनकी सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में जो सबसे गरीब हैं उनकी सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस संदर्भ में गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट जो है इनसे प्रभावित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर जो है इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक कर्मी। देखिए चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी द्वारा अगला प्रयोग जो है वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने के लेकर के एक विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर के था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC, यहाँ मैं लिख देता हूँ AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे और सन 1930 में जेल भी गए थे। तो फ्रेंड्स ये जेल गए थे, कौन थे ये? तो फ्रेंड्स ये थे जमुनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जमुनालाल बजाज। देखिए जमुनालाल बजाज जो थे फ्रेंड्स ये गांधी जी के निकट सहयोगी थे और फ्रेंड्स ये 1930 में जेल गए थे और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्होंने जो है राय बहादुर की पदवी भी त्याग दिया था और 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया था। राय बहादुर की पदवी इन्होंने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो किसान आंदोलन जो था ये चंपारण में हुआ था, ठीक है, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो ये जुड़ा हुआ था तिनकठिया से। अच्छा ये तिनकठिया है क्या, अब ये जान लीजिए। देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो था ये तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। अब तिनकठिया का मतलब क्या है, देखिए तिनकठिया ये होता था कि उस समय जो था चंपारण में जो बागान मालिक थे उनमें से जो है किसानों से एक अनुबंध करा लिया था जिसके तहत कि किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को तिनकठिया पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो अभी हमने देखा है कितना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3/20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था। तो इसमें से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे ये संबंधित थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, ध्यान रखेंगे। बाकी अगर बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, JB कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख, ये सभी बुद्धिजीवी वर्ग जो थे इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1936 में लखनऊ में जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, ठीक है। इसके अगर बात करें महासचिव कौन चुने गए थे 1936 में लखनऊ में, अध्यक्षता जो है सहजानंद सरस्वती ने किया था और इसके महासचिव थे जो NG रंगा चुने गए थे, ठीक है, NG रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए फ्रेंड्स MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, यहाँ मैं लिख देता हूँ जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, नाम याद रखेंगे जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो अभी आपको मैंने बताया है कि लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन
और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एमएन रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे, और इस तरह से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। तो राइट आंसर एमएन रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। तो राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। तो मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसका अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इस कानून का व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? तो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता था उसको सीमित करना था। तो ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था रॉलेट एक्ट के जो विरोध हो रहा था उसी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो देखिए, रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था कब? तो ये किया गया था 1919 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जमा इसलिए हुए थे क्योंकि राइट आंसर जो है इसका इस तरह से देखा जाए तो सत्यपाल और किचलू के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो जालियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था इसी के कारण जो है इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की और यमुनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा था? तो सर माइकल ओडायर को गोली मार दिया था किसने? तो फ्रेंड्स ये मार दिया था किसने? तो ये उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह ने मारा था। क्लियर? देखिए, उधम सिंह ने मारा था, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 214 कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो देखिए, वर्ष 1919 जो है भारतीय इतिहास से इसलिए संबंधित है क्योंकि उस समय जालियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये जो खिलाफत आंदोलन है कहीं कहीं ये 1920 भी दिया हुआ है, कहीं कहीं 19 भी दिया हुआ है। दरअसल ये जो प्रभावी रूप से स्टार्ट हुआ था ये 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ यानी कि क्राउड का दमन हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो देखिए, जनरल डायर को नहीं मारा था, यह प्रश्न ही गलत दिया गया है। माइकल ओ डायर को, जनरल डायर दूसरे थे, माइकल ओ डायर दूसरे थे। समझ लीजिएगा बात को। अब ऑप्शन नंबर ई आपके पास अवेलेबल है, तो आप इस तरह का जब प्रश्न पूछा जाएगा, अगर सेम यही प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप ई पर लगाएंगे, क्योंकि जनरल डायर तो अलग थे, माइकल ओ डायर अलग थे। एक डायर थे, एक ड्वायर थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः स्थापित नहीं होगा? तो ये अवसर देखा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो ये प्रदेश था बिहार, जहाँ की अभी शराब बंद है। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो सहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था।
1920 में कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इसे पास हुआ था असहयोग संबंधी प्रस्ताव, ठीक है। और 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। पास हुआ था कोलकाता अधिवेशन में और इसकी पुष्टि की गई थी नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए, तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 का असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सांकृत्यायन जो थे फ्रेंड्स, ये छपरा में थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये बताया था चौरी चौरा कांड को। अच्छा, चौरी चौरा कांड जो है ये 4 फरवरी 1922 को बिहार, माफ करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वहीं के उसी के पास में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा में केवल 20 ही दिन बचे हुए थे? तो ये छोड़ दिया था किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो किसकी थी? तब मोपला विद्रोह जो है 1921 में केरल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। केरल के जो है केरल प्रांत के मालाबार जिले में हुआ था। और ये जो शाखा थी, ये शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1920-22 का सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी, बताइए, तो क्योंकि गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों को हराने का उनको तरीका पता था। तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 228 नंबर प्रश्न है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, साराबाई आंदोलन, यहाँ थोड़ा सा आप समझ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली सत्याग्रह जो था ये 1928 के बाद जो है राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं यानी कि कल्याण जी और कुंवर जी, ठीक है, तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 में आंदोलन चलाया और बाद में इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही 1928 में कोई कर नहीं यानी कि साराबंदी आंदोलन चलाया गया। कोई कर नहीं, साराबंदी आंदोलन चलाया गया था किसके नेतृत्व में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया? तो ये अभी आपको बताया है कि चौरी चौरा कांड हो जाएगा, जो कि हुआ कब था? तो चौरी चौरा कांड जो था ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करे, ठीक है। असहयोग आंदोलन का जो है यहाँ पर आपको क्रम बताना है। तो देखिए 1 2 3 नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है, चौथा दिखा हुआ है। तो सही क्रम जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, ठीक है। चौरा चौरी में पुलिस कांड ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी, ये बिल्कुल जो है क्रम से दिया गया है। तो 1 2 3 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था बिहार उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, किसकी? तो इसकी स्थापना जो है यह असहयोग आंदोलन के स्थापना के बाद असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की गठन हुई थी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। चित्तरंजन दास इसके नेतृत्व अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज दल की स्थापना हुई थी। स्वराज दल की स्थापना जो है किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर दिया गया है 1923 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो उसी तरह का प्रश्न रिपीट हो गया है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन जो है
किसकी असफलता के बाद हुआ था? सेम प्रश्न देखिए फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। असहयोग आंदोलन हो जाएगा। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1922 में गया में हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइटमैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बाद एक पार्ट और हमारा बचा हुआ है, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में समूचा जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी हम लोग कवर कर लेंगे। उसमें करीब 100 हम लोग जो है 17-18 प्रश्नों को और कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखिए साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे। जितने भी वीडियो हम लोगों ने कवर किया हुआ है BPSC से रिगार्डिंग सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा।